आज हमारे जिला दर्शन की अगली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे पानीपत। और पानीपत के बारे में सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो उसका निर्माण कब हुआ, कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर, कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा जिला है पानीपत। पानीपत, सबसे पहले हम इसके नाम का जिक्र करते हैं कि पानीपत का नाम पानीपत क्यों पड़ा, ऐसी क्या बात रही जिसकी वजह से इसका नाम पानीपत पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि पाणिनि ऋषि के नाम के कारण, इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक तो पाणिनि ऋषि है जिसके नाम पर इसका नाम पानीपत पड़ा था। दूसरा ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर पणि नामक जनजाति वास करती थी। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर पणि नामक जनजाति निवास करती थी, जिसकी वजह से इसका नाम पानीपत पड़ा। इसका पानीपत पड़ने के पीछे दो कारण बताया जाता है। एक तो पाणिनि ऋषि के कारण और दूसरा पणि नामक जनजाति यहाँ पर रहती थी, जिनके कारण इसका नाम पानीपत पड़ा था। अब बात करते हैं कि पानीपत का पुराना नाम क्या था। पानीपत के पुराने नाम का जिक्र करें तो पानीपत के दो पुराने नाम मिलते हैं। एक तो है पांडुप्रस्थ और एक है पानप्रस्थ। एक तो इसका नाम पांडुप्रस्थ मिलता है, एक पानप्रस्थ मिलता है। और उसके अलावा अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इनका जिक्र कहाँ मिलता है, तो इनका जिक्र अष्टाध्याय में मिलता है, ये याद रखना है। अष्टाध्याय में इसका जिक्र मिलता है। उसके अलावा अब हम इसके बारे में कुछ बेसिक बात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में पड़ता है। हरियाणा के उत्तर पूर्व में पड़ता है। उसके अलावा अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, हमसे पूछ लिया जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है इसका 1268 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। उसके अलावा अगर जनसंख्या पूछी जाए, जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। और ये हरियाणा का चौथा सबसे छोटा राज्य है, तो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का चौथा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट। पहला फरीदाबाद है, दूसरा गुड़गांव, तीसरा पंचकुला और चौथा पानीपत है। ये भी लिख लेते हैं। हरियाणा का चौथा सबसे छोटा जिला। तो यहाँ पर हमने बात की कि पानीपत का नाम पानीपत क्यों पड़ा। उसके दो कारण बताए जाते हैं, तो पाणिनि ऋषि के नाम के कारण और दूसरा ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर पणि नामक एक जनजाति रहती थी। उसके अलावा इसके पुराने नामों का हमने जिक्र किया तो इसके दो पुराने नाम मिलते हैं, एक पांडुप्रस्थ है, एक पानप्रस्थ है, और इनका जिक्र अष्टाध्याय में मिलता है। उसके अलावा ये हरियाणा के उत्तर में पड़ता है। क्षेत्रफल इसका 1268 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 10 लाख से अधिक, और ये हरियाणा का चौथा सबसे छोटा जिला है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। हम बात करते हैं इसका गठन, तो इसके गठन के पीछे काफी रोचक कहानी है। ये हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जिसका 2 बार गठन किया गया था।
सबसे पहले इसका गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था और उस दिन 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे जिनमें से एक पानीपत था। उसके अलावा जब ये बना था, अगर पूछ लिया जाए उस टाइम सीएम कौन था, जब ये बना था तो उस टाइम सीएम था देवीलाल जी उस टाइम सीएम थे। उसके बाद फिर इलेक्शन, उसके बाद में फिर सरकार पलट गई और भजनलाल सीएम बन गए। और भजनलाल जी ने क्या किया कि पानीपत का जिले का दर्जा समाप्त कर दिया 24 जुलाई 1991 को। ये याद रखना है, भजनलाल सीएम बन गए थे और भजनलाल ने 24 जुलाई 1991 को पानीपत का जिले का दर्जा समाप्त कर दिया। भजनलाल जी ने पानीपत का जिले का जो दर्जा है वो डेट याद रखना है 24 जुलाई 1991 को समाप्त कर दिया। और उसके बाद फिर इसका दोबारा से गठन किया गया 1 जनवरी 1992 में और उस टाइम सीएम श्री भजनलाल जी थे। 1 जनवरी 1992 को दोबारा से इसका गठन किया गया। लेकिन इस बार क्या था, जब पहले इसका गठन किया गया था, इस टाइम जब इसका गठन किया गया था तो यहाँ पर असंध जो तहसील है वो पानीपत में थी, लेकिन दोबारा जब इसको गठन किया गया तब इसको पानीपत में नहीं रखा गया। तो ये इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर हमसे सवाल पूछ लिया जाए कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जिसका 2 बार गठन किया गया है, तो वो पानीपत है। हमने गठन देख लिया, अब इसके बाद हम इसके उपनाम देखेंगे। इसके उपनाम कौन कौन से हैं, इसके कई उपनाम हैं। उपनाम सबसे पहले तो इसको पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है। सबसे पहले पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है इसको। पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है। उसके अलावा इसे वीवर सिटी कहा जाता है। उसके अलावा इसे हैंडलूम सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हैंडलूम वगैरह बनाए जाते हैं। उसके अलावा बुनकरों का शहर कहा जाता है इसको। बुनकरों का शहर कहा जाता है इसको। उसके अलावा वस्त्र नगरी कहा जाता है। वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है इसको। और उसके अलावा जो नकली सूत है वो बनाया जाता है यहाँ पर, तो नकली सूत का केंद्र भी कहा जाता है इसको। नकली सूत का केंद्र भी कहा जाता है। तो ये थे इसके उपनाम। इसको पेट्रोकेमिकल हब के नाम से जाना जाता है, वीवर सिटी, हैंडलूम सिटी, बुनकरों का शहर, वस्त्र नगरी और नकली सूत का केंद्र कहा जाता है। और अगर गठन की बात की जाए तो 2 बार इसका गठन हुआ था। पहली बार 1 नवंबर 1989 को, उस टाइम जो सीएम थे वो भजनलाल थे, और देवीलाल थे। उसके बाद सीएम भजनलाल बने
और 24 जुलाई 1991 को इन्होंने पानीपत का जिले का दर्जा समाप्त कर दिया और फिर 1992 में इसको दोबारा से गठित किया। और याद रखने की बात यह है कि जब पहले इसका गठन किया गया था तो असंध पानीपत में रखा गया था, दोबारा असंध को पानीपत में नहीं रखा गया था। इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है कि जब पानीपत के साथ 4 जिलों का निर्माण हुआ था तो उस टाइम 16 जिले हो गए थे, लेकिन जब पानीपत का दर्जा खत्म किया गया था तो फिर डिस्ट्रिक्ट 15 रह गए थे, 15। उसके बाद दोबारा से इसका गठन किया गया। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का 16वां जिला कौन सा है, तो हमारा जवाब पानीपत ही होगा, क्योंकि दोबारा से इसको 16वें जिले के रूप में गठित किया गया था। तो ये था इसका गठन। अब हम बात करते हैं इसकी विधानसभा सीटों की कि यहाँ पर कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा सीट यहाँ पे 4 हैं। 2 सीट तो पानीपत के नाम से ही है। एक तो पानीपत शहर की सीट है और दूसरा पानीपत ग्रामीण है। पानीपत ग्रामीण है और तीसरी जो विधानसभा सीट है वो है समालखा। तीसरी सीट समालखा है। उसके अलावा चौथी सीट यहाँ पर इसराना है। इसराना अगर हमसे सवाल पूछ लिया जाए कि पानीपत की कौन सी सीट आरक्षित है, तो इसराना सीट इसकी आरक्षित है। यह याद रखना है कि आरक्षित जो सीट है वो इसराना है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की तहसीलों की, अगर हम तहसील की बात करें तो तहसील यहाँ पे 5 है। तहसील यहाँ पे 5 है। एक तो पानीपत है, दूसरी इसराना है, ये 3 तो इसी में से है। इसराना है, तीसरी समालखा है, चौथी बापोली है और 5वीं जो तहसील है वो है मतलोडा। ये 5 यहाँ की तहसीलें हैं। उप तहसील यहाँ पे कोई है नहीं, तो इसलिए उसका जिक्र हम करेंगे नहीं। यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं, ये याद रखना है। 4 विधानसभा सीट है और 5 तहसील है। उप तहसील यहाँ पे कोई है नहीं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ के औद्योगिक धंधों के बारे में। औद्योग के बारे में हम बात करेंगे। तो औद्योगिक धंधे यहाँ पे काफी सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। एक तो यहाँ पे डिब्बा बंद सूखी सब्जी मिलती है जो बहुत फेमस है। डिब्बा बंद सूखी सब्जियां, सब्जी उद्योग। उसके अलावा यहाँ पर पचरंगा अचार बहुत फेमस है यहाँ का। पचरंगा अचार उद्योग। उसके अलावा इसके नाम से भी हम देखें तो यहाँ पर पेट्रोकेमिकल उद्योग है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल हब इसको कहा जाता है।
पेट्रोकेमिकल उद्योग है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर अमोनिया प्लांट है, अमोनिया प्लांट है यहाँ पर। उसके अलावा हरियाणा का एकमात्र यूरिया प्लांट है यहाँ पर, खाद जिससे बनाया जाता है, उर्वरक या फिर यूरिया उर्वरक के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, वो यूरिया उर्वरक के लिए। उसके अलावा यहाँ पर हैंडलूम का बिजनेस है, क्योंकि इसके नाम में ही है वो। हैंडलूम उद्योग। उसके अलावा यहाँ का कंबल उद्योग बहुत फेमस है। कंबल उद्योग यहाँ का बहुत फेमस है। इसके बारे में एक चीज हमको याद रखनी है कि जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना का लगभग 75% कंबल यही बनता है पानीपत में। भारतीय सेना का लगभग 75% कंबल यही बनता है। उसके अलावा यहाँ पर कृत्रिम रबड़ का प्लांट भी है, कृत्रिम रबड़ बनाई जाती है यहाँ पर। कृत्रिम रबड़ प्लांट भी है यहाँ पर। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी भी है, ऑयल रिफाइनरी उसको बोलेंगे तेल शोधक कारखाना बोलेंगे उसको, तेल शोधक ऑयल रिफाइनरी को। तेल शोधक कारखाना यहाँ पर है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये किसका है, तो ये इंडियन ऑयल का है, इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल की है। और उसके अलावा इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है, अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे पाइप तेल कच्चा तेल किसके द्वारा लाया जाता है, तो मथुरा पाइपलाइन के द्वारा लाया जाता है। मथुरा पाइपलाइन के द्वारा इसको लाया जाता है। तो ये थे यहाँ के उद्योग। तो यहाँ पे हमने 3 चीजों के बारे में चर्चा की। विधानसभा सीट कौन कौन सी है, तो 4 विधानसभा सीटें हैं। तहसील यहाँ पे 5 है। उप तहसील कोई इसमें है नहीं, इसलिए उसका जिक्र हम करेंगे नहीं। औद्योगिक धंधे, ये यहाँ के सबसे फेमस औद्योगिक धंधे हैं जो हमने पढ़े। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम इसके मंदिर देखते हैं। मंदिर कि यहाँ पर कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं। तो मंदिर भी यहाँ पे कई सारे हैं और बहुत फेमस मंदिर हैं। मंदिर, सबसे पहले मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर सिद्ध शिव शनिधाम मंदिर है। सिद्ध शिव शनिधाम मंदिर, एक यहाँ पर सिद्ध शिव शनिधाम मंदिर है। और इसके 2 नाम हैं, एक इसको सिद्ध शिव शनिधाम मंदिर के नाम से जाना जाता है, एक इसको दादा पोता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दादा पोता मंदिर के नाम से भी इसी को जाना जाता है। उसके अलावा पाथरी माता का मंदिर है यहाँ पर। पाथरी माता का मंदिर। और अगर हमसे पूछ लिया जाए किस जगह है, तो ये पाथरी गांव है, पाथरी गांव में स्थित है। उसके अलावा अगर अगले मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर देवी तालाब मंदिर है।
देवी तालाब मंदिर। और इसको मराठा था, एक उसने बनवाया था, मराठा, उसका नाम था रघुनाथ, मंगल रघुनाथ था उसका नाम, मंगल रघुनाथ। मंगल रघुनाथ के द्वारा इसको बनाया गया था। उसके अलावा यहाँ पर एक दिगंबर जैन का मंदिर भी है। दिगंबर जैन मंदिर। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक रघुनाथ धाम भी है, रघुनाथ धाम मंदिर। रघुनाथ धाम मंदिर। तो ये थे यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर जिनके बारे में हमने बात की। उसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ की मजार दरगाहों के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन सी मजार और दरगाह पाई जाती हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम मजार और दरगाह के बारे में कि कौन कौन सी दरगाह या मजार यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे कई सारी दरगाह या फिर मजार पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करें तो कलंदर शाह कलंदर की मजार यहाँ पर पाई जाती है। शाह कलंदर की मजार यहाँ पर पाई जाती है। उसके अलावा हाली की दरगाह यहाँ पाई जाती है, अल्ताफ हुसैन हाली। हाली की दरगाह यहाँ पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पे अनामतुल्लाह की दरगाह पाई जाती है। अनामतुल्लाह की दरगाह यहीं पाई जाती है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर गौस अली शाह की मजार पाई जाती है। गौस अली शाह की मजार यहीं पर है, गौस अली शाह की मजार यहीं पाई जाती है। उसके अलावा बात करें तो शेख जलालुद्दीन की मजार यहीं पर है। शेख जलालुद्दीन की मजार भी यहीं पर है। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर कोस मीनार है, कोस मीनार एक को, उससे पहले मुकर्रम खान का मकबरा लिख लेते हैं। मुकर्रम खान का मकबरा, मुकर्रम खान का मकबरा भी यहीं पर है। और अगर हमसे सवाल इस तरह से पूछ लिया जाए कि इसका असली नाम क्या था, तो इसका असली नाम था शेख हसन। शेख हसन, अगर इसका असली नाम पूछ लिया जाए तो इसका असली नाम है शेख हसन। और ये एक चिकित्सक थे जहांगीर के, जहांगीर के चिकित्सक थे। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर इब्राहिम लोधी का मकबरा भी यहीं पर है। इब्राहिम लोधी का मकबरा। अभी आगे हम जब इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो तब बात करेंगे कि इब्राहिम लोधी का मकबरा यहाँ कैसे है। उसके अलावा हेमू का मकबरा भी यहीं पर है, हेमचंद ये इसको हेमू के नाम से भी जाना जाता है। हेमचंद का मकबरा भी यहीं पर है।
हेमचंद का मकबरा भी यहीं पर है। तो ये थे यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट मकबरे। एक यहाँ पर कोस मीनार भी है, कोस मीनार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस मीनार, और इसका निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। और यह इसको कोस मीनार इसलिए कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने एक सड़क बनवाई थी, एक रोड बनवाया था, उसके हर एक कोस पर यह अवेलेबल है, इसलिए इसको कोस मीनार कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि हरियाणा में एकमात्र कोस मीनार ऐसी है जो सबसे ज्यादा सही सलामत हालत में आज तक बनी हुई है। और अगर पूछ लिया जाए ये किस गांव में है, तो ये कोहांड गांव में है। कोहांड गांव में है। तो ये थे यहाँ पे दरगाह और मजार जिनके बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा अब हम आगे देखेंगे, मजार पढ़ ली, अब आगे देखेंगे हम शिक्षा संस्थान। आगे देखेंगे हम शिक्षा संस्थान के बारे में। शिक्षा संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ज्यादा शिक्षा संस्थान यहाँ पाए नहीं जाते हैं, कुछ लिमिटेड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय है। सबसे पहले प्रजापति ब्रह्म कुमारी विद्यालय यहीं पर है। उसके अलावा यहां पर एक जवाहर नवोदय विद्यालय भी है। विद्यालय भी है। उसके अलावा यहाँ पर एक दिव्यांग आवास विद्यालय भी है। दिव्यांग आवास विद्यालय है जिसमें हॉस्टल की सुविधा है, ये याद रखना है। आवास मतलब वहां पे हॉस्टल की सुविधा है। तो ये थे शिक्षा संस्थान यहाँ पर। उसके अलावा अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ के मेलों के बारे में। क्या मेले कौन कौन से लगते हैं? मेले सबसे पहले तो यहाँ पर कलंदर शाह की मजार का मेला लगता है। मजार का मेला कलंदर शाह की मजार का मेला लगता है। पीछे भी इसके बारे में मजार में पढ़ा है, तो इसके बारे में चीज याद रखनी है कि जो कलंदर शाह था, अगर हमको याद रखना है, पूछ लिया जाए कलंदर शाह कौन था, तो ये हरियाणा में, ये याद रखना है, हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है इसको। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है इसको। उसके अलावा यहाँ पर पाथरी का मेला लगता है, पाथरी माता का मेला। पाथरी माता का मेला, हमने पीछे मंदिर भी पढ़ा था पाथरी माता मंदिर, वो पाथरी गांव में ये भी लगता है।
और इसके बारे में एक चीज है जो याद रखनी है कि ये 30 दिन तक चलता है। ये जो मेला है ये 30 दिन तक चलता है। उसके अलावा यहाँ पर एक शिवरात्रि का मेला भी लगता है। शिवरात्रि का मेला। उसके अलावा यहाँ पर एक चुलकाना धाम मेला भी लगता है। यहाँ पर एक चुलकाना धाम मेला भी लगता है। चुलकाना धाम मेला। तो ये थे यहाँ के इंपॉर्टेंट मेले जो यहाँ पे लगते थे। ये इंपॉर्टेंट मेले हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चीजों के बारे में जाना। शिक्षा संस्थान तो बहुत ज्यादा शिक्षा संस्थान यहाँ पे है नहीं, 3 शिक्षा संस्थान है। उसके अलावा मेलों के बारे में पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट मेले हैं जो यहाँ पे लगते हैं। उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे यहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में कि यहाँ पर्यटन स्थल कौन कौन से पाए जाते हैं। पर्यटन स्थल तो एक तो यहाँ पे हाली की झील पाई जाती है। हाली झील पाई जाती है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर एक स्काईलार्क नामक जगह है। स्काईलार्क, और इसको अब होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। और अगर हमसे पूछा जाए कि इसको कौन ऑन करता है तो इसको हरियाणा सरकार ऑन करती है। उसके अलावा यहाँ पर एक सालारगंज गेट है। सालारगंज गेट, सालारगंज गेट है। उसके अलावा एक बुलू जे नामक स्थान है यहाँ पर। ब्लू जे नामक स्थान है यहाँ पर। और अगर पूछ लिया जाए ये कहाँ पर है तो ये याद रखना है कि ये समालखा में है। ये समालखा में है। उसके अलावा यहाँ पर काला अम्ब पर्यटन स्थल है। काला अम्ब पर्यटन स्थल, काला अम्ब पर्यटन स्थल है यहाँ पर। उसके अलावा काबुली बाग मस्जिद है यहाँ पर। काबुली बाग मस्जिद है और इसके बारे में आगे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके संस्थापक हैं बाबर। बाबर ने इसको बनवाया था। और इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है कि ये मुगलों के द्वारा बनाई गई सबसे पहली और सबसे पुरानी इमारत है। मुगलों के द्वारा भारत में बनाई गई सबसे पहली वे सबसे पुरानी इमारत है। ये इसके बारे में हमको याद रखना है कि मुगलों ने सबसे पहले यहाँ पर काबुली बाग मस्जिद ही बनाई थी। तो ये थे इसके पर्यटन स्थल जिनके बारे में हमने जाना। उसके अलावा अब इसका इतिहास बचता है जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत के युद्ध, तो अब हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। पानीपत के बारे में एक सबसे खास बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इतिहास में आप जब भी किसी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे कोई युद्ध हुआ है या फिर जिस जगह को पाने के लिए
युद्ध किया गया है तो उसी जगह पे युद्ध लड़ा जाता था। लेकिन पानीपत ऐसी जगह है जिसमें युद्ध तो पानीपत में लड़ा गया है, लेकिन वो पानीपत को कब्जाने के लिए युद्ध नहीं लड़ा गया था, वो युद्ध दिल्ली को पाने के लिए लड़े गए थे। दिल्ली को पाने के लिए यहाँ पे युद्ध लड़े गए हैं। तो ये चीज याद रखनी है कि एकमात्र ऐसी जगह जहां पर उस जगह को पाने के लिए युद्ध ना लड़े गए हों वो पानीपत है। और पानीपत में ही युद्ध क्यों लड़े गए? क्योंकि पानीपत को अगर काबुल पाकिस्तान की तरफ से कोई, अफगानिस्तान की तरफ से कोई दिल्ली आएगा तो उसी रास्ते से आएगा। तो पानीपत को दिल्ली का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का प्रवेश द्वार पानीपत को कहा गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इतिहास की। तो सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। यहाँ पर पहले याद रखेंगे पानीपत का पहला युद्ध। तो पानीपत का पहला युद्ध 2 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। 2 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। और ये दो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। बाबर प्लस इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है, अभी पीछे हम मकबरों में पढ़ का है कि इब्राहिम लोधी का मकबरा यहीं पे था। तो ये याद रखनी है कि जो इब्राहिम लोधी है वो सल्तनत काल का एक अकेला ऐसा बादशाह था जो युद्ध सफल पर मारा गया था। सल्तनत काल का अकेला शासक जो युद्ध स्थल पर मारा गया। ये सल्तनत काल का अकेला शासक है जो युद्ध स्थल पर मारा गया। पानीपत में लड़ाई हुई थी और पानीपत में ही ये मारा गया, तो इसलिए पानीपत में ही इसका मकबरा बना दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि बाबर इस युद्ध में क्यों जीता था, तो बाबर ने यहाँ पर 2 ऐसी रणनीतियों का इस्तेमाल किया था जो अब से पहले भारत में कभी किसी ने इस्तेमाल की नहीं थी। 2 रणनीतियों को इन्होंने अपनाया था। एक तो थी तुलुगमा और एक थी अरबा। तुलुगमा क्या है कि इन्होंने एक रणनीति अगर पूछ लिया जाए तो तुलुगमा रणनीति बाबर ने किससे सीखी थी, तो ये इसने उज़्बेकों से सीखी थी। उज़्बेकों से सीखी थी। तुलुगमा रणनीति क्या होती थी कि जैसे 2 सेनाएं हैं और वो आपस में लड़ रही हैं, तो ये 2 सेनाएं हैं जो तुलुगमा नीति को अपना रहा था। जैसे बाबर ने तुलुगमा नीति को अपनाया था, तो इब्राहिम लोधी की जो सेना थी ये भी आगे बढ़ी, बाबर की सेना भी आगे बढ़ी थी। इसमें क्या होता है तुलुगमा नीति में कि आगे की जो रो है उसको छोड़ करके पीछे की जितनी सेना है वो दूसरी सेना को पीछे से घेर लेती थी। तो ये इन्होंने नीति अपनाई थी कि आगे से आगे चलते गए, जैसे वो सेना नजदीक आई तो पीछे से पूरी सेना ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। एक तो ये इसकी वजह रही थी, इसके जीत रही थी। दूसरा अरबा ये बैलगाड़ी को कहते थे। बैलगाड़ी को कहते थे। इन्होंने क्या किया कि बैलगाड़ियों को एक साथ बांधा, बैलगाड़ी ली, उनको एक साथ बांधा और उनके पीछे इन्होंने तोप लगा दी और धड़ाधड़ गोले चलाते चले गए और उनको पता भी नहीं चल रहा था सामने से गोले कहां से आ रहे हैं। एक चीज और याद रखनी है कि भारत में तोप का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला जो कोई शासक है तो वो बाबर है। इसके बारे में ये याद रखना है, भारत में तोप का संस्थापक भी आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि उससे पहले किसी भी युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया नहीं था और यहाँ की जो सेना थी वो सीधा लड़ती थी, तो उनको ये समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से धड़ाधड़ हम हारते जा रहे हैं। तो ये तो थी इसकी बात में। उसके बाद अगर इसके तोप खाने की बात की जाए तो बाबर ने जो तोप खाना
इस्तेमाल में लाया था उस टाइम उसके इंचार्ज कौन थे? तो उसके इंचार्ज दो थे। बाबर के तोपखाने के दो इंचार्ज थे। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि भारत में पहली बार बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया या फिर तोप का इस्तेमाल किया। उसके अलावा अगर पूछ ले कि उस टाइम इसके इंचार्ज कौन थे, तो उस टाइम इसके दो इंचार्ज थे। एक तो था मुस्तफा खान और एक था उस्ताद अली। तोपखाने के दो इंचार्ज थे। मुस्तफा खान और उस्ताद अली, ये उस टाइम तोपखाने के इंचार्ज थे। ये तो थी एक चीज, ये तो है कि इस युद्ध में बाबर जीता था। ये भी लिख लेते हैं कि इस युद्ध में बाबर जीता था। इब्राहिम लोदी ऑन द स्पॉट मारा गया था, इसलिए उसका जो मकबरा है वो पानीपत में ही है। और पहली बार बाबर ने भारत में तोप का इस्तेमाल किया था। उसके अलावा इसके युद्ध जीतने की जो सबसे बड़ी वजह बनी थी वो थी इसकी युद्ध रणनीति। इसने दो अलग युद्ध रणनीतियों को अपनाया था जो सबसे पहले भारत में कभी इस्तेमाल में नहीं लाई गई थी। एक तो थी तुलुमा और एक थी अरबा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इसके दूसरे युद्ध के बारे में कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो अकबर व हेमचंद के बीच में लड़ा गया था। यह लड़ा गया था अकबर व हेमचंद उर्फ हेमू के बीच में लड़ा गया था। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये युद्ध कब हुआ था, तो ये 15 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। इसकी अगर डेट पूछ ली जाए 15 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। तो जिस टाइम ये युद्ध लड़ा गया था उस टाइम जो अकबर था वो बहुत छोटा था। अकबर बहुत छोटा था। ये ऐसा नहीं था कि ये जाकर के युद्ध में युद्ध लड़ सके या फिर दुश्मन की नीतियों को समझ सके। तो अकबर की तरफ से इसके दो सेनापति थे जिन्होंने युद्ध लड़ा था। अकबर की तरफ से इसके दो सेनापतियों ने युद्ध लड़ा था और वो दो सेनापति कौन थे? एक तो था बैरम खान, एक तो था बैरम खान और जो दूसरा था जमान खान। बैरम खान और जमान खान। बैरम खान और जमान खान इसकी तरफ से युद्ध लड़े थे। उसके अलावा अगर हम हेमचंद की बात करें तो इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की थी। विक्रमादित्य की उपाधि इसने हासिल की थी। और एक चीज याद रखनी है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला यह आखिरी शासक था। आखिरी शासक। उसके बाद इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है, वो ये है कि ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला भी आखिरी ही हिंदू शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी शासक है। तो इसके बारे में दो चीज याद रखनी है। एक तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला आखिरी शख्स था या आखिरी शासक था।
उसके अलावा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला भी ये आखिरी शख्स था। उसके अलावा इसके बारे में एक चीज और है जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो ये है कि विक्रमादित्य ने इस लड़ाई को लड़ने से पहले 22 लड़ाइयां जीती थी। 22 लड़ाई जीती थी। और इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है कि ये उससे पहले, इस पानीपत के युद्ध से पहले कभी कोई युद्ध जीत हारा नहीं था। पानीपत 22 लड़ाई जीती थी और इससे पहले ये कभी नहीं हारा था, कभी नहीं हारा था। और इसके बाद में क्या होता है, इसके हारने की कोई इतनी लंबी चौड़ी वजह थी नहीं कि ये हार ही रहा था। ऐसा कहा जाता है कि ये जीत रहा था लेकिन ये हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। युद्ध के मैदान में हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। हमारे राजाओं की सबसे ज्यादा कमजोरी ये रही है कि हाथी के ऊपर बैठ करके चलते थे। हाथी के ऊपर बैठा था, सामने से एक तीर आया, इसकी आंख में लग गया और ये हाथी से नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा ये बेहोश हो गया। उसके बाद जब सेना ने देखा कि उनका शासक है नहीं तो सेना बौखला गई और एकदम तितर बितर हो गई। जैसे ये नीचे गिरा, बेहोश हो गया, तो इसको फौरन वहां से उठा लिया गया। मुगल जो सैनिक थे उनके द्वारा मुगल सैनिकों ने इसको उठा लिया और इसको ले गए और बाद में फिर इसका वध कर दिया गया था। इसका सर काट दिया गया था अकबर के पास ले जाकर के। अकबर क्योंकि छोटा था, युद्ध में था नहीं, तो ये याद रखना है कि इसको मुगल जो सैनिक थे वो पकड़ कर ले गए अकबर के पास और सोनपुरा नामक जगह पर ले गए थे। सोनपुरा नामक जगह पे ले गए थे और यहीं पर जाकर के इसका सर काट दिया था। ये याद रखना है, सर काट दिया था और यहीं पर आज के टाइम पे इसका मकबरा है। तो ये इसके बारे में याद रखने लायक कुछ बातें हैं। ये था हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध। अब हम पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, यहीं पे ले लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अगर डेट पूछ ली जाए तो वो है 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 में हुआ था और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। इसके अलावा इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है, तो जो अहमद शाह अब्दाली है उसको अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था। अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था इसको। अब इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है कि अहमद शाह अब्दाली है, उसके साथ में कौन कौन से ऐसे भारत के बादशाह थे या फिर शासक थे जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो सबसे पहले तो वो थे दोआब के राजा थे। पहला थे दोआब के राजा रोहिला अफगान। रोहिला अफगान ने मोहम्मद शाह का साथ दिया था, इसका अहमद शाह अब्दाली का। उसके अलावा अवध का एक नवाब था सुजाउद्दौला। अवध का नवाब अवध का एक नवाब था सुजाउद्दौला। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मराठों की तरफ से कौन लड़ा था, तो मराठों की तरफ से क्या नाम है,
सदाशिव भाऊ लड़े थे मराठों की तरफ से। इसका नाम था सदाशिव भाऊ ही है, सदाशिव भाऊ। सदाशिव भाऊ थे। और यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि इस युद्ध में मराठों का इतना खून बहा था, इतने मराठे मारे गए थे कि पीछे हम एक पर्यटन स्थल के बारे में बात करके आए, पढ़ के आए हैं, काला अम्ब नामक पर्यटन स्थल। काला अम्ब नामक पर्यटन स्थल हम पढ़ के आए हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये हरा भरा वृक्ष था, यहाँ पर इतने मराठों का कत्ल हुआ था कि ये पेड़ या फिर ये जगह जो थी वो काली पड़ गई, और इसके बाद में इसको फिर काला अम्ब के नाम से जाना जाने लगा। काला अम्ब के नाम से इसको जाना जाने लगा। और उसके बाद में जो मराठे हैं, मराठों के शासन का तो खत्म हो गया था, मराठा खत्म हो गए थे इसके बाद में। तो ये था पानीपत का तीसरा युद्ध। उसके अलावा जो काला अम्ब नामक स्थान है, इसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, वो भी लिख लेते हैं। इसके लिए काला अम्ब नामक जगह को पर्यटन स्थल बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसको कहा गया था जीडी, इसका नाम था जीडी तापसे। जीडी तापसे नामक एक समिति बनाई गई थी, जिसने इसको पर्यटन स्थल बनाया था। तो यह था पानीपत का तीसरा युद्ध। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, सबसे पहले बात करें तो नीरज चोपड़ा यहां से है। नीरज चोपड़ा, उसको तो आप सभी जानते हैं कि वो भाला फेंकते हैं। भाला फेंक से है वो। और उसके अलावा उसने ओलंपिक में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण पदक भी जीता है उसने, और दूसरे में उसने रजत जीता था, सेकंड आया था वो। स्वर्ण में रजत पदक जीता है। उसके अलावा यहां से एक गगन नारंग है। गगन नारंग है जो निशानेबाज है। निशानेबाज है। उसके अलावा यहां से एक महेश दत्त शर्मा है। महेश दत्त शर्मा, इसको खादी का परोधा कहा जाता है। परोधा कहा जाता था, ये यहाँ पे है नहीं। गगन नारंग के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि यह हरियाणा में नहीं रहता, लेकिन इसके जो पूर्वज हैं वो यहाँ से हैं, इसलिए इसको बताया जाता है कि ये पानीपत से बिलोंग करते थे। उसके अलावा यहाँ से एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है जिसके नाम पर उर्दू का अकादमी अवार्ड भी दिया जाता है, अल्ताफ हुसैन हाली। हम अगर आपने देखा होगा कि उर्दू का सबसे बड़ा पुरस्कार इसी को माना जाता है, अल्ताफ हुसैन हाली। ये यहीं से है। और अगर इसके जन्म की बात की जाए कि इसका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था इसका 1837 में। 1837 में इसका जन्म हुआ। और बहुत कविताएं इसने लिखी हैं, बहुत अच्छे शायर थे, कवि थे। और इसकी मृत्यु की बात की जाए तो 1914 में इसकी मृत्यु हुई है। 1914 में इसकी मृत्यु हुई थी।
उसके अलावा ये थे यहाँ के फेमस पर्सनालिटी। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पानीपत का नामांकन पढ़ लिया कि पानीपत का नाम पानीपत क्यों पड़ा था और पुराने नाम इसके क्या क्या थे। उसके अलावा हमने इसके क्षेत्रफल, जनसंख्या, इनके बारे में पढ़ा। अगला इसका गठन कैसे हुआ था। इसका गठन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा था। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन 2 बार किया गया था। उसके अलावा हमने इसके उपनाम के बारे में चर्चा की। विधानसभा सीट, तहसील, उद्योग। विधानसभा सीट यहाँ पे 4 है, तहसील 5 है, उप तहसील इसमें कोई है नहीं, और यह इसके उद्योग हैं जो बहुत फेमस है। उसके अलावा यहाँ के मंदिर हमने देखे कि कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पर। उसके अलावा मजार पे दरगाह हमने देख लिए। उसके अलावा शिक्षा संस्थान और मेले भी देखे। पर्यटन स्थल देखे इसके। उसके अलावा इसका इतिहास हमने पूरा पढ़ा कि यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट युद्ध हैं पानीपत का, पहला, दूसरा और तीसरा। वो किस किस के बीच में लड़े गए, कब लड़े गए और उनके जीतने और हारने की मेन वजह क्या रही थी, ये सब हमने देखा। उसके अलावा हमने यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व देखे। यहाँ पे एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा का सबसे लंबा जो पुल है, ये चीज याद रखनी है। हरियाणा का सबसे लंबा पुल, या फिर आप उसको फ्लाईओवर भी बोल सकते हैं, 5.1 किलोमीटर के लगभग उसकी लंबाई है। तो हरियाणा का सबसे लंबा जो पुल है वो भी पानीपत में ही है, पानीपत में है। तो ये था हमारा पानीपत, जिसके बारे में हमने सब कुछ डिटेल से पढ़ा। और मैं आपके लिए बता दूं कि हमारे चैनल पे कंटिन्यूअसली मैथ, रीजनिंग, हिंदी और हरियाणा जीके की क्लासेस डाली जा रही हैं। तो आप हमारे चैनल को अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।